उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आदरणीय अतिथिगण, स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि ज्ञान, प्रयास और दृढ़ संकल्प ही व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का यह सम्मेलन इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जहां शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक संवाद के माध्यम से हम नए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। In this session, we are joined by two highly esteemed speakers who have made remarkable contributions in the field of education, administration, and social development. Today's session is an opportunity for the exchange of knowledge and experiences where we will benefit from the insights of distinguished scholars and educationists from various domains. We are graced by the presence of Professor Alok Chakrawal, Honorable Vice Chancellor, Guru Ghasidas Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. प्रोफेसर चक्रवाल एक अनुभवी शिक्षाविद एवं प्रशासक हैं। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रणाली में अकादमिक गुणवत्ता, शोध संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने का कार्य किया है। उनका अनुभव ये स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय किस प्रकार समाज के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। We are pleased to have you with us, sir. We are also pleased to have Shri Sanjay Swami, National Co-Coordinator and National Convener, Environment Education, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। श्री संजय स्वामी शिक्षा में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के चरित्र निर्माण की आधारशिला है। I request Professor Mini Srijit, Dean OEA, to welcome Shri Sanjay Swami with a sapling. जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही शिक्षा और नवाचार समाज के हर अंधेरे को रोशन करते हैं। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमें न केवल ज्ञान बांटने, बल्कि उसे लागू करने की भी प्रेरणा देती हैं। मैं चक्रवाल सर से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आए और चर्चा को आगे बढ़ाएं। मंचासीन पर्यावरण के राष्ट्रीय संयोजक हमारे बंधुवर श्री संजय स्वामी जी, सभागार में बैठे हुए हमारे सारे बंधुवर, बहनें, विद्यार्थी भाइयों बहनों, आपका जो टाइटल है शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक until and unless you get connected with the society, you cannot think of, prospering and developing as an institution. All are missing. I mean, if you are teaching the syllabi, you are missing something. You are missing the tune of education, you are missing the music of life, you are missing so many things. कैसे होता है इसके बारे में we have done some experiments in our institution and I'm sure you would be interested to know that. Are you, I'm sure when you are sitting here, because many of you have already left, so you are interested. Of course, you want to listen to me. कहाँ से शुरू करें, ये एक बड़ा मसला है। अभी एक किताब मेरे पास पड़ी थी, माननीय अतुल कोठारी जी के पास ये बुक पड़ी हुई थी, तो वो लेते आए। इस बुक का नाम है सरोकार। Can anybody tell me what is सरोकार? What does it mean सरोकार? हमारा आपसे क्या रिश्ता है? कंसर्न क्या है? Yes, very good. Yeah? Community, yes. Yeah. Actually, भाई जी ने कहा कि ये बुक आपको प्रतीक शर्मा जी को गिफ्ट करनी है, तो मैं अभी प्रतीक शर्मा जी को गिफ्ट कर दूंगा। इन बिटवीन मैं ये किताब ऑडियंस को दे देता हूँ,
आप लोग मेरे लेक्चर में जब बोर हो रहे हो तो इसको देखना शुरू कर दीजिएगा। मिनी जी आप इसको ले लीजिए, है ना। कई लोग, मैं एक बहन जी थी, मैं देख रहा था बहुत अच्छी निंद्रा ले रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं चलो ये एक अच्छा कार्य है कि लोगों को घर पे रात में नींद नहीं आती, यहाँ तो आ जाती है। तो ये एक बड़ा, ये भी एक बड़ा सामाजिक दायित्व है। तो हमारे विश्वविद्यालय में जहां से मैं आ रहा हूं उसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिलासपुर, छत्तीसगढ़। It was upgraded from a state university to a central university in 2009. So our standing is hardly 17 years in the higher education in terms of central university. Earlier it was a affiliating state university where, you know, on-campus teaching was not given that much, priority. But now today we are having on-campus 12,500 students right now, and we do have all engineering, I mean most of popular engineering branches like electrical, mechanical, civil, electronics, electronics and communication, then industrial production, then information technology. Recently we started a graduation program on artificial intelligence and VFX. I mean very highly in demand VFX and artificial intelligence. Full, all seats full. Electrical we started all full. So बच्चे आते हैं सुबह करीब 9:30 बजे आ जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं, कभी कभी पूरा दिन कैंपस पे रहते हैं। तो और शाम को 6 बजे तक जाना होता है उनका। तो ऑन कैंपस हमारे यहाँ हॉस्टल रेसिडेंशियल फैसिलिटी करीब 2,500 बच्चों के लिए है। तो बाकी के 10,000 बच्चे क्या करेंगे? तो काफी सारे बच्चे सिटी से भी आते हैं, या कुछ बच्चे बाहर कहीं पेइंग गेस्ट या रेंट पे रहते हैं। तो मुझे याद आया, इट्स ए ट्राइबल स्टेट, एक जनजाति या आदिवासी प्रदेश कह सकते हैं। 35 to 40% पॉपुलेशन वहां पर ट्राइबल हो सकती है। I don't have exact idea, so I'll not go in detail of that. But ये मेरे मन में आता था कि ये बच्चे दिन में खाने के लिए क्या करते होंगे। मान लीजिए अगर एक बच्चा घर जाता है और घर जा कर के वापस आता है तो कितना समय वेस्ट होगा, कितना का फ्यूल खर्च होगा और कितना उसका एनर्जी लॉस होगा। या मान लीजिए आज की तारीख में, वैसे दिल्ली तो खाने पीने के मामले में बड़ा इकोनॉमिकल है, बड़ा रिजनेबल है, बाकी और शहरों में इतना रिजनेबल नहीं है, पर फिर भी एक कप चाय और एक समोसा खाना हो तो 15, 20, 25 रुपए तो निकल ही जाते हैं जेब से, मुझे लगता है। इससे कम क्या निकलते होंगे। हमारे यहाँ के एक बंगाली बाबू बैठे थे, कितने का मिलेगा बेटा, आप तो बिलासपुर के ही हो, 25 रुपए लग जाते होंगे, ठीक है ना। और अगर भरपेट खाना खाना हो तो 100-150 रुपए तो लग ही जाएंगे अच्छे से प्लेटर। तो हमने एक सोचा कि क्यों ना इन बच्चों के लिए एक खाने की व्यवस्था की जाए। तो फिर किसी ने कहा कि भाई एकदम फ्री में मत देना, क्योंकि जो ट्राइबल बच्चे होते हो डिग्निटी उनकी ज़्यादा स्वाभिमान कहीं ठेस ना पहुंचे, तो कुछ एक नॉमिनल प्राइस रख देना। तो हमने 10 रुपए का उनका प्राइस रखा, उसका नाम रखा स्वाभिमान थाली। यू कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश डिग्निटी प्लैटर। उसके आगे नाम लगाया गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। सो द फुल नेम इज लाइक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्वाभिमान थाली और GGV स्वाभिमान थाली। एंड इफ यू टेक एक्रोनिम इट इज GST, राइट। तो हमने उसका नाम रखा। शुरुआत हमने 26 जनवरी सन 2023 को की। इस 26 जनवरी को 3 साल हो जाएगा और माननीय अतुल भाई जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। इन्हीं की प्रेरणा थी भाई साहब की कि भाई एकदम फ्री में ना करना। तो 10 रुपए में हमने खाना खिलाना किया और पहले दिन हमने 200 बच्चों के लिए व्यवस्था की थी। 200 की जगह 222 या 23 बच्चों ने खाना खाया। फिर हमने उसको कर दिया 200 से 500 कर दिया, फिर 500 से 1000 कर दिया, फिर 1000 से 2000 कर दिया। और मतलब पूरी डिमांड। और मैं बताऊं, एक बार अगर आप खाना खा ले वहां की तो दोबारा आप उसको जरूर जाना चाहेंगे। आपको लगेगा यार ये वाला खाना मिल जाए। अब इसके पीछे का बड़ा एक पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पूरा मैकेनिज्म है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे मेरे पास हमने कम से कम 2 दर्जन इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन सारे के बारे में अगर बताऊंगा तो पूरा दिन शायद निकल जाएगा, फिर भी कम पड़ेगा। तो मगर एक आध 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताना चाहूंगा। अब हमारे कुछ टीचर्स वहां खाना खाने गए
तो खाना उनको इतना टेस्टी लगा, एक दिन आए मेरे पास, कहे सर एक काम करेंगे। मैंने कहा क्या? तो कहे सर इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मैंने क्यों? कि हम लोग खाना बड़ा टेस्टी लगता है और 10 रुपए देकर खाने में बड़ा शर्म आता है। तो हमने कहा आप खाना तो खाओ, 10 रुपए में ही खाओ। वहां पर हमने एक दान पात्र लगा रखा है, तो उसमें डोनेशन डाल दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें एनईपी कहाँ आ गई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ है? आप 10 रुपए की खाना खिला रहे हो, इसमें कहीं एनईपी दिखाई दे रहा है? संजय जी दिखाई दे रहा है? तो आप तो खाएं इसलिए आप बताएंगे क्यों हैं? हमारे वकील साहब भी खा के आए वहां पे, कई लोग हैं जिन्होंने उसको टेस्ट किया होगा। और खाना लिटरली मैं बताऊं, मेरी वाइफ को भी ये लगता है कि कभी कभी यार तुम मुझे वहां खिला दिया करो स्वाभिमान थाली में। अब मजेदार बात यह है कि इसमें हम विश्वविद्यालय का एक नया पैसा नहीं खर्च करते। देन पीपल से हाउ कम? तो मैं मुद्रा विज्ञानी हूं, आई एम अ मैन ऑफ फाइनेंस। तो मैं वित्त पढ़ाता था, पैसे का विज्ञान पढ़ाता था, पैसा कैसे बनाना है, पैसा कहां से लाना है। किसी को पैसा बनाना है तो वो मेरे पास आएगा, मैं बताऊंगा पैसा कैसे बनता है। मुझे लगता है इसके लिए कंसल्टेंसी अलग से शुरू हो जाएगी। अरे सर यही तो हम ढूंढ रहे थे, पैसा ही नहीं आता है, और आता है तो टिकता नहीं है। चलिए उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो 2000 बच्चे डेली खाना खा रहे हैं, उसमें विश्वविद्यालय का एक नया पैसा नहीं लगता। दूसरी बात, इसका पूरा मैनेजमेंट बच्चे करते हैं। कौन करता है? सारा मैनेजमेंट बच्चे करते हैं। अब आपको और मैं बताऊं, मार्केट से फूड ग्रेन प्रोक्योर करना है, परचेज करना है। अच्छा, कुछ लोग अगर मान लीजिए फूड ग्रेन डोनेट करना चाहे, तो हमने एक उसका स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, क्वालिटी मेंटेनेंस, कि भाई इस ग्रेड का ही चावल चाहिए, इस ग्रेड का ही दाल चाहिए, इस ग्रेड का ही व्हीट फ्लोर चाहिए, इस ग्रेड के ही हमें पल्सेस चाहिए। वो सारी चीजें डिटरमिन्ड है, और उनका जो प्लेटर है पूरी तरह से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया। डेली हम एक सीजनल फ्रूट भी देते हैं, तो फ्रूट्स का जो प्रोक्योरमेंट है वो बच्चे करेंगे। ऑयल एंड स्पाइसेस का प्रोक्योरमेंट बच्चे करेंगे, उनको मार्केट से लेकर के आना, उनका स्टोरेज बच्चे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 10 रुपए उनसे बच्चों से लेना है तो QR कोड से भी ले सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं, एडवांस भी ले सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। दुनिया भर के मोड्स हो गया पैसा लेने और देने के। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। हम NSS के बच्चों का 50 का या 100 का जो यूनिट होता है, उनको 10 दिन का या 15 दिन का उनका हम ड्यूटी लगाते हैं कि इतने दिन आपको इस काम को मैनेज करना है। नाउ दोज किड्स, दोज बॉयज एंड गर्ल्स आर मैनेजिंग दिस एंटायर अफेयर। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो बच्चे कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। अगर आज 100 आदमी को खाना खिलाना हो तो लोगों के पसीने आ जाते हैं। यहां 2000 बच्चे डेली खा रहे हैं, और 2000 तो मिनिमम बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा खा लेते हैं बच्चे। और अब मजेदार बात यह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है कि अगर 15 घंटे आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसके लिए 1 क्रेडिट मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर 30 घंटा कोई बच्चा प्रैक्टिकल वर्क करता है तो देन वी विल गिव 1 क्रेडिट फॉर दैट। एंड इफ द बॉय और गर्ल इज डूइंग सम आउटरीच एक्टिविटी, एक्सटेंशन एक्टिविटी, इंटर्नशिप कोई कर रहा है, तो 45 आवर्स के लिए हम उसको 1 क्रेडिट देते हैं। तो इसी तरह हमारे ये जो बच्चे इसमें एंगेज्ड हैं, उनको हम उनके आवर्स के हिसाब से क्रेडिट देते हैं, उसको हम एडिशनल क्रेडिट में रखते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे क्रेडिट को लेकर के पास हो रहे हैं। नाउ दिस इज एन एंटायर डिफरेंट प्लान। अभी मैंने रिसेंटली सुना, शायद आपकी CM साहिबा ने भी 5 रुपए वाली कोई डिग्निटी स्वाभिमान थाली कुछ चालू किया है उन्होंने। तो वो 5 रुपए वाली थाली कैसे चालू हुई? तो किसी ने बताया कि यहां से इंस्पायरेशन मिला होगा, मुझे नहीं पता कि मिला कि नहीं मिला, मगर वो थाली इसी तरह से चल रही है 5 रुपए में। सो दिस इज, ये हमारे चल रहा है, आज से नहीं 3 सालों से चल रहा है। अब तक कई लाख बच्चों ने 10 रुपए का खाना खा लिया, और उसकी पूरी जो सब्सिडी है वो हम सोसाइटी के सपोर्ट से, आज की तारीख में लगभग 2.5 करोड़ रुपए हमारे पास इस काम के लिए कॉर्पस में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी दूसरी बात मैं बताऊं, एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, हमारे करीब 70-80 अध्यापक रहे होंगे, कोई मीटिंग थी,
मैंने कहा कि मैं एक दिन का, आप में से काफी सारे प्रोफेसर्स मुझे लगता है यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप लोग अपने गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप लोग कई बार फीस भरते होंगे अपनी जेब से, अपने पॉकेट से। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मान लीजिए फीस ज्यादा है तो 2-4 प्रोफेसर मिलके भर देते होंगे, इज इट? यस। मगर उसका कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, कोई उसका एक मैकेनिज्म नहीं है कि अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसका फीस इस तरीके से। सरकारी ग्रांट आती है, अच्छा जो डीएसडब्ल्यू के स्कीम्स होते हैं वो साल के अंत में आते हैं, तब तक तो बच्चा वहां से छोड़ के भाग चुका होता है। कई बार बड़े मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, पैसे की कमी के कारण से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, मैं अपनी एक दिन की सैलरी डोनेट करता हूं इस काम के लिए। आप में से कितने लोग इसको डोनेट करने के लिए तैयार हैं? वहां जो बैठे थे 80-90 लोग, उन्होंने तो कहा कि हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन 518 लोगों ने एक दिन की सैलरी डोनेट की, किसी ने 2 दिन की, किसी ने 4 दिन की कुल 18,20,000 रुपए का पैसा मेरे पास आ गया। देखते देखते वो पैसा 70 लाख रुपया हो गया और इस समय करीब करोड़ों रुपया है उसमें। हर साल हम, और उसमें कुछ नहीं करना है, हम बच्चे की जात नहीं पूछेंगे, भाषा नहीं पूछेंगे, धर्म नहीं पूछेंगे, रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके माता पिता कौन है, ये सब बेकार की बातें हम नहीं करेंगे। हम केवल और केवल ये देखेंगे कि बच्चा गरीब है कि नहीं, उसका हम सर्टिफिकेट नहीं चेक करेंगे। हमारा अपना एक मैकेनिज्म हमने डेवलप किया। एक सज्जन हमारे यहाँ एक है, लड़का आया, मैंने कहा बोलो भाई, क्या मुझे ये इसमें फ्रीशिप चाहिए। मैंने कहा क्या करते हैं पिताजी? बताया कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर, फिर भी आपको चाहिए फ्रीशिप? तो इसका मैकेनिज्म ये कि बच्चा, जब नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी, एक सादे कागज पर एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि भाई मैं गरीब हूं और फीस नहीं भर सकता हूं, तो इस फीस के लिए मुझे इस स्कीम से सहायता की जाए। और उस स्कीम का नाम लिखा हमने। मजेदार बात यह और बड़े गर्व की बात है कि इसका उद्घाटन भी माननीय अतुल भाई कोठारी जी ने किया था 15 अगस्त को। एक 26 जनवरी को किया और दूसरा 15 अगस्त को किया। इसका नाम रखा हमने सुदामा योजना। जैसे कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे और कृष्ण सुदामा को मदद करते थे तो सुदामा को पता नहीं चलने देते थे, कोई एहसान नहीं था, एक मित्रवत भाव था, इसलिए करते थे। तो कोई गरीब बच्चा है, उसने एक सादे कागज पर एक एप्लीकेशन लिखा, अपने हेड को दे दिया। हेड उसको एग्जामिन करेगा और अपने इंटेलिजेंस से पता करेगा कि लड़का सच में गरीब है या फायदा लेना चाहता है। वो अपने डीन को देगा, डीन अपने सिस्टर डीन से बात करेगा, सिस्टर डीन और डीन और हेड मिलकर के उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करके पूरा रिपोर्ट डीएसडब्ल्यू को देंगे और डीएसडब्ल्यू मेरे पास वो फाइनल रिकमेंडेशन लेकर के आएगा। अब तक मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 300 बच्चों को हम लोगों ने इस स्कीम, क्योंकि इसको स्टार्ट हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 1.5 साल के आसपास का समय हो रहा है इस स्कीम को चालू हुए, 1.5 साल से भी कम हुआ है। एक बच्चा ब्लाइंड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ता है, उसका केवल फीस ही हम लोग नहीं भरते हैं, उसका हम हॉस्टल का भी पैसा भरते हैं, मेस का भी पैसा भरते हैं, और चूंकि उनकी अलग बुक्स आती तो उसके बुक्स का भी पैसा हम देते हैं। सालाना करीब कम से कम 1.5 लाख रुपए का उसको हम सपोर्ट देते हैं। इसका नाम, अच्छा, ये सारी चीजें पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और हम इसमें इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं यूज करते, ये सारा फिलैंथ्रोपिक अप्रोच से ही आता। तीसरी एक बात है, अच्छा, ये दोनों योजनाएं आपको ठीक लग रही हैं या हवा हवाई लग रही हैं? ये अमल में है, धरती पर काम कर रही हैं, धरातल पर काम कर रही हैं। एक और बात, दिल्ली में क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, मगर आप पंजाब में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो खाली हो गए हैं। बच्चे कनाडा में हैं और अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, बेल्जियम में हैं। ऐसा है कि नहीं है? और पेरेंट्स यहां अकेले हैं, बूढ़े माँ बाप का गांव है। इवन भारतवर्ष में ही उनके बच्चे कई जगह ऐसे माता पिता हैं कि मान लीजिए वो हरियाणा के किसी छोटे से गांव के माता पिता हैं, बेटा पूना में है या हैदराबाद में है या बेंगलुरु में, ऐसे शहरों में है, और जब माता पिता जाते तो उनको वो फ्लैट कल्चर समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता है, या फ्लैट में रह भी गए तो उनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। घर में 2-3 कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, बिल्लियां होती हैं, आजकल तो नए तरीके के पेट्स आने लगे हैं, पता नहीं क्या क्या
क्रोकोडाइल से लेकर के पता नहीं बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। कुछ लोग विजुलाइज कर रहे होंगे कि हाँ ये होता है कि नहीं होता है। अभी आज समय में देख रहा था, एक बंदा 3 पेट्स को लेकर के घुमा रहा था और एक माता पिता नहीं संभल पाते हैं। तो ऐसे माँ बाप जिनको बच्चों ने छोड़ दिया है, जो आज अकेले हैं समाज में, तो उनके लिए एक स्कीम हमने चालू की। एग्जैक्टली ओला और उबर के कॉन्सेप्ट पे हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, उसको लॉन्च नहीं किया, मगर चूंकि गूगल वाले पैसा थोड़ा ज्यादा मांग रहे थे, सालाना उनका करीब 9-9.5 लाख रुपया वो मांग रहे थे हमसे। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई CSR से उसको हम सपोर्ट करके बना लेंगे। तो उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन डिक्लेयर कर दी। तो उस हेल्पलाइन पे कोई भी एल्डरली पेरेंट, माँ बाप अकेले हैं या दोनों हैं या एक है सिंगल है, वो अगर हमें फोन करेंगे उस नंबर पे, तो हमारा 300 बच्चों का एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है जिनको हमने इस काम के लिए ट्रेन किया कि हाउ टू डू द सोशल वर्क। वो उन पेरेंट्स के पास जाएंगे, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो सोशल इमरजेंसी हो, चाहे उनका बाजार से कोई सामान लाना है या सब्जी लानी है, कुछ नहीं तो बैठ करके गप्पे मारना है। आजकल यूरोप में एक ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, बैठ करके वो किससे कहानी सुनाता है, हगिंग का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, बहुत सारी चीजें चल रही है। आप लोग रील्स वगैरह तो देखते ही होंगे ये सारी चीजें। तो हमारा बच्चा जाएगा और कहेगा और चचा क्या हाल चाल है, चलो चाय पीते हैं, बैठ के उनके साथ चाय पिएगा, उनके बातचीत करेगा, और बेटे का फोन आया था कि नहीं आया था, बेटी, घंटों बैठेगा उनके पास, उनको सपोर्ट करेगा। उनको अगर कहीं मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना है तो उनके पास लेके जाएगा। अच्छा, वीकली बेसिस पर तो वो जाते ही जाते हैं, मगर ऑन कॉल जब भी हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसे पेरेंट्स रजिस्टर्ड है जिनको वीकली हमें उनके फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, मगर अगर किसी को कोई जरूरत है तो वो कॉल करेगा, हमारा बच्चा वहां रिस्पॉन्ड करेगा। इसका हमने नाम दिया श्रवण लाइन, GGV श्रवण लाइन, GSL के नाम से है। श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे लेके तीर्थाटन करा रहे थे और दशरथ ने तीर मारा, उससे उनकी मृत्यु हो गई। और फिर दशरथ ने को श्राप दिया कि जैसे मैं अपने पुत्र के विलाप में मर रहा हूं वैसे तू अपने पुत्र के विलाप में मरेगा। फिलहाल वो एक किस्सा की बात है, माइथोलॉजिकल बात है, मगर ये प्रयोग हमारे यहां चल रहा। GGV श्रवण लाइन, GGV सुदामा योजना, GGV स्वाभिमान थाली, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो वहां पर धरातल पर काम कर रही हैं। अभी एक शिक्षा मित्र संस्कार हमारे यहां शुरू किया। शिक्षा मित्र संस्कार क्या है? आप लोगों का तो वेल डेवलप्ड है। हम लोग 17 साल पहले, 16 साल पहले बने हमारा विश्वविद्यालय, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत सारा काम वहां हो रहा है। कम से कम एट ए टाइम 500 से 700 या 1000 मजदूर वहां काम कर रहे होते हैं। उनके बच्चे छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तो हमने वहीं पर उन बच्चों के लिए एक छोटा सा एजुकेशनल सेंटर जैसा, जिसका नाम दिया शिक्षा मित्र संस्कार, और उनको पढ़ाने वाले बच्चे हैं और टीचर से उनका हम एग्जाम लेते हैं, जो पढ़ाने वाले बच्चे हो उनका भी, कि वो प्रॉपरली बच्चों को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये एक शिक्षा मित्र संस्कार योजना है जो उन गरीब बच्चों को, जिनके माता पिता काम कर रहे हैं, उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए हमने वहां पर एक शेल्टर बनाया और उनको हम एजुकेशन दे रहे हैं। एक थ्रिफ्टेड क्लॉथिंग्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, काफी लोग यूज भी करते हैं, आजकल बड़ा फैशन है थ्रिफ्टेड का। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द थ्रिफ्टेड क्लॉथ्स? यस, हम लोगों ने एक वस्त्र संगम योजना चलाई। तो अभी हमने देखा कि कुछ लोगों ने एकदम नए नए कपड़े दान दिए उसमें से, और एक बहुत बड़ा गारमेंट्स का और क्लॉथिंग्स का हमने एक पूरा बैंक बनाया। और हम जो सोसाइटी के वास्तव, जैसे दिवाली आया या कोई त्योहार आया, अभी जैसे इन बच्चों को ही हमने अभी 2 दिन पहले बहुत सारे कपड़े, इनको बाकायदा इनको ड्रेसेस हमने दिए, इनको जूते दिए, इनको चप्पल दिए, सारे कुछ दिए। तो ये वस्त्र संगम जो योजना है, इसके तहत हम गरीब लोगों को अच्छे कपड़े उनको हम देते, फटे कटे नहीं, एकदम नए जैसे कपड़े होते हैं या नए होते हैं, 2 चीजें, नए जैसे हैं या नए कपड़े हैं। इसी तरह उस सोसाइटी में, अगर उस शहर में देखा जाए तो थैलेसीमिया और सिकल सेल की प्रॉब्लम है। काफी लोग थैलेसीमिया और सिकल सेल से ग्रसित हैं। उनको एक रेगुलर इंटरवल पे ब्लड की आवश्यकता होती है और बड़ा महंगा पड़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मिनिमम 500 यूनिट ब्लड हम हर महीने डोनेट करेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनको ब्लड की आवश्यकता है।
और हम लोगों ने ब्लड बैंक के साथ एक टाइप किया और कहा कि भाई आप इन लोगों से पैसा नहीं लेंगे ब्लड का। उसका नाम रखा रक्त संबंध संस्कार योजना। रक्त संबंध संस्कार योजना ये हमने किया। एक बड़ी समस्या और है, जैसे मान लीजिए प्रतीक जी आप भी इस लाइन में बहुत समय से हैं, या मिनी जी मैं आपको कहूं, जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर बन के जाते हैं तो इंडक्शन कैसे होता है? क्या हम लोग इसका कोई सिस्टम फॉलो करते हैं? ज्वाइन किया, वो जा करके डिपार्टमेंट में बैठा, यहां चाय पानी पिया, बात खत्म हो गई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जबकि हमने और जगहों पर देखा, जब यूरोप में रहते हैं या कहीं और देशों में जाते हैं, जैसे भाई जी कहते हैं कि विदेशों से हमने क्या सीखा। ये एक सीखने वाली चीज है कि हमारे यहाँ जो नई फैकल्टी आ रही है, नया कर्मचारी आ रहा है, उसका इंडक्शन हम कैसे करते हैं, कैसे उसे हम बाकी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वी आर इंट्रोड्यूसिंग हिम टू हिज ओन कोलीग्स इन ए मास मैनर। ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट में 5 लोगों के बीच में वो चला गया, अपना काम ज्वाइन किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, लोग जानते गए कि अच्छा ये मिस्टर चक्रवाल है, दैट्स इट। नो, नॉट लाइक दैट। हम IQAC के द्वारा अपने लोगों का एक गैदरिंग करते हैं और वहां पर उनको बाकायदा उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनको यूनिवर्सिटी के कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डायरी हो, शॉल हो, टाई हो, सुविनियर हो, बहुत सारी चीजें भी देते हैं। और ओरिएंटेशन इज ए डिफरेंट पार्ट, वो अलग तरीके से ट्रेनिंग होता है, SDP स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये सारी चीजें अलग चीजें। तो इसको हमने नाम दिया व्यवसायी व्यवस्थापन संस्कार। और ताकि कर्मचारी एक दूसरे को जाने कि भाई आप हैं कौन। आप किसी का चेहरा देख रहे हो कि वो आ रहा है, वो क्लरिकल स्टाफ है, मगर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जहां हमारे यहाँ 700-800 एम्प्लॉइज हैं और 1000 एम्प्लॉइज है, तो किसको पता कौन कहां क्या काम कर रहा है। तो हम उनकी एक गैदरिंग करते हैं, हम एक बड़े हॉल में मिलते हैं और वहां पर उनको इंडक्ट करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम बाकायदा करते हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन चीजों की थोड़ी कमी है कि भाई आपके यहाँ कोई आया और अपना काम करना शुरू किया, धीमे 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 2-4 साल बाद लोग जानने लगते हैं कि ही इज X और Y और Z और वॉट एवर इट। अब जो कुटुंब प्रबोधन की बात है, मान लीजिए किसी घर में विवाह है, ठीक है, आप बोर तो नहीं हो रहे? मैंने यही बात एक जगह पूछ ली तो वो आदमी भड़क गया मेरे पे, सर मुद्दे की बात करिए। तो मैंने कहा भाई साहब आप बाहर चले जाइए। तो आज वो बहुत बड़ा एक मीडिया में, कई लोगों ने देखा भी होगा, एक मीडिया में बड़ा विमर्श बना हुआ है कि आपने उनको बाहर ही कर दिया। पर एनीवेज मैं बीच में बात कर लेता हूँ। बेसिकली तो मास्टर आदमी हूँ, टीचर हूँ, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर बाद में बना। तो अब किसी घर शादी है, विवाह है, वैवाहिक कार्यक्रम है, तो आप ठीक है, एक तो बड़ा प्रश्न ये रहता है कि यार दे क्या, कैश दे या गिफ्ट दे, कैश में कितना दे, 500 दे, 1100 दे, 2100 दे, नहीं 2100 कम हो जाएगा, 5100 दे, नहीं अरे 5100 ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं फिर उसकी, यार वो तो बड़ा गरीब आदमी, उसको तो 500 में भी निपट। ये चलता है कि नहीं चलता है? संजय जी दिमाग में चलता है कि नहीं चलता है? ये देने की बड़ी समस्या आती है। अच्छा बेचारा आकर के कुलपति को मान लीजिए दे गया, तो कुलपति भी सोचेगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, या अपने PA के भेजूं या अपने स्टाफ को भेजूं। हमने इस सारी समस्याओं का अंत कर दिया एकदम पूरा। हमारे विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी का विवाह स्वयं का हो, उसके बच्चों का हो, तो विश्वविद्यालय की तरफ से एक इतना बड़ा गिफ्ट जाता है। फिर विश्वविद्यालय का पैसा नहीं यूज करते हैं, फिलैंथ्रोपिक, ठीक है, विश्वविद्यालय का इतना बड़ा सा गिफ्ट जाता है। उसमें अंदर क्या होता है वो आप अगर कभी आएंगे तो दिखाएंगे। और 11,000 रुपए नगद। कम है? देखिए बता रहे हैं, शादी कर लोगे तो तैयार हो जाओगे। सर 11,000 के लिए तो एक सज्जन आए मेरे पास, तो क्या वो उम्र उनकी हो गई थी, लेट 50s में थे, तो हमसे कहने लगे, अच्छा बैचलर थे, कहने लगे यार सोच तो सकता हूं पर रकम बड़ी कम है, 11,000 रुपए के लिए मैं अब अपनी बैचलरशिप छोड़ दूं, ये गलत बात है। तो हमने कहा सर आपको मिलेगा भी नहीं, आप मत करिए शादी इस उम्र में, किसी का लाइफ बर्बाद कर देंगे आप, काहे परेशान हो रहे हैं। अच्छा वो योजना ऐसा है कि अगर मान लीजिए बैचलर्स कई बार बच्चे आते हैं, यंगस्टर हैं, तो उनको भी 11,000 रुपए बड़ा वाला गिफ्ट और एक शुभकामना संदेश। मगर ये शादी घर में 2 बच्चों तक के लिए ही सीमित है।
अगर 2 से ज्यादा बच्चे तो उसके लिए नहीं मिलेगा। और आप भी एक बार विवाह करेंगे तभी मिलेगा, बार बार करेंगे तो नहीं होगा। कि हर 6 महीने बाद कि सर अब तलाक दे दिया, अब दूसरे से कर रहा हूं, अब तीसरे से कर रहा हूं, तो भैया इतना नहीं होगा। संजय जी, फिर मैं ही बोलता रहूंगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। वो एक किताब है, सर को देखने के लिए दीजिए, आप ही को गिफ्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस पर बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, कम से कम ऐसी 2 दर्जन योजनाएं हैं। अभी तो मैंने 2-4 के बारे में ही बताया। कितना बताया मैंने, बहन जी बताइए? है देखिए, स्वाभिमान थाली, ठीक है, फिर सुदामा, फिर श्रवण लाइन, फिर रक्त संबंध संस्कार, फिर शिक्षा मित्र, फिर व्यवसायी व्यवस्थापन संस्कार, और इसका नाम जो है कुटुंब प्रबोधन संस्कार है। 7 है। अच्छा, वस्त्र संगम और 8वां, क्या बात है, व्यंजन लिखा हुआ है पूरा। 8 स्कीम के बारे में बताया। अभी आपको कम से कम 16 से 17 और स्कीम्स के बारे में बताना बाकी है, ठीक है। तो आप किसी दिन और ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं आऊंगा, क्योंकि समय काफी हो गया और थोड़ा सा भी संजय जी को भी बोलना है। आप लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना, इस बात के लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं। पीछे हमारी जो उद्घोषिका मैडम एकदम तैयार खड़ी है कि ये हटे और मैं अपना माइक का कार्यक्रम, खड़ी है ना आप? हाँ, और देख रही है कि क्या बोलना है, ठीक है। तो मेरी बात ठीक लगी हो तो स्वीकार करिएगा, ना ठीक लगी हो तो 2 कानों के बीच में जगह है, और अच्छी निंद्रा का भी साधन हो जाता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम आदरणीय चक्रवाल सर का उनके बहुमूल्य विचारों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। सर ने अपने इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार 5 रुपए की प्लेट फूड इनिशिएटिव के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने हाईलाइट किया कि सोसाइटी के लोग डोनेशंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव से आगे आकर उन स्टूडेंट्स की मदद करते हैं जो अपनी फीस पे करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रवण लाइन जैसे संवेदनशील पहल का भी उल्लेखन किया। इन्हीं प्रेरक अनुभवों और समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए अब हम संजय स्वामी जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे चर्चा को आगे बढ़ाएं और अपने मार्गदर्शक विचारों से हमें लाभान्वित करें। मंचासीन प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर प्रतीक जी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर प्रदीप जी, जयदीप जी, सभी विद्वान शिक्षक और विद्यार्थियों, मैं आपसे विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछता हूं। ये आज की सेमिनार क्यों आयोजित की गई है? बहुत सारे बच्चे रिसर्च पेपर भी तैयार करके लाए हैं, उनका प्रेजेंटेशन इसके बाद। विद्यार्थी बताएं कि क्या हेतु है सरकार का, यूजीसी का, संस्थान का, क्यों आयोजित की है? विद्यार्थी बोलें, शिक्षक तो बता देंगे। आप पेपर भी बना के लाए हैं ना? मुश्किल प्रश्न है क्या? और माइनस मार्किंग नहीं है इस पे? बताएं। जब इतने सारे बच्चे बैठे हैं, खूब लंबी लिस्ट देखी थी मैंने उसमें, जिनके पेपर प्रेजेंटेशन है, 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। चलिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, पर यहाँ इस पर लिखा था कि नेशनल कन्वेंशन है ना ऑन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। टॉपिक तो इसका ये है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती निमित्त बनी है और शायद हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, ये विश्वविद्यालय हर वर्ष कार्यक्रम करता है इस विवेकानंद जयंती पे। और विवेकानंद जी जो हैं पूरी दुनिया के युवाओं के जो है वो प्रेरणा स्रोत हैं, आइकॉन है, ठीक है ना। तो ये तो निमित्त है, पर ये इस विषय पे जो सेमिनार आयोजित की है, इसका उद्देश्य क्या है? हिडन एजेंडा क्या है? क्यों बुलाया आपको यहाँ कुलपति महोदय ने? अलग अलग संस्थाओं के विद्यार्थी, नेशनल है ना, तो बहुत स्थानों के संस्थाओं के विद्यार्थी आए हैं। नॉलेज को यूज करके कैसे सोसाइटी में, चलिए बहुत अच्छा। होता क्या है वैसे, बता तो इसका आंसर बहुत बच्चे सकते हैं, पर क्या होता है कि हम शब्दों को कैसे पिरोना है उसमें थोड़ा सा हिचक रहती है।
मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दोनों तरह की बात करूँगा, व्यक्तिगत भी और संगठनात्मक भी, सामूहिक भी। अभी आलोक चक्रवाल जी ने एक संस्थान क्या क्या कर सकता है इसके कुछ उदाहरण दिए, पूरी पुस्तक है उनकी जिसका लोकार्पण भी यहाँ विश्व पुस्तक मेले में भी होने वाला है। आपने कभी पंछियों से बात की है? पेड़ पौधों से बात की है? नदियों, तालाबों, पोखरों से बात की है? करिए किसी ने? मैं यहाँ कोरोना से पहले आया था इस संस्थान में, प्रतीक जी, और रात को रुका एक प्रोफेसर के घर पे। तो मेरी सुबह घूमने की आदत है, मैं देखा बंदर बहुत सारे थे यहाँ। मैंने आके कहा उनको कि डॉक्टर साहब आपने तो बहुत बंदर पाल रखे हैं। बोले हम काहे को पालेंगे बंदर, हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, नुकसान करते हैं। मैं पाल तो आपने रखे हैं बंदर ये। बोले नहीं नहीं, तो मेरी नंसार है नरेला, मैं वहीं से आया हूँ अभी भी। सुबह जल्दी आ गया था मामा जी के पास, अब लौट के आया। तो मैं बहुत बचपन में इस रोड से गया हूँ, बवाना होते हुए माँ के साथ बस में बैठ के जाते थे। इस क्षेत्र में ज़्यादातर कीकर के पेड़ थे। कुछ एक यहाँ जाल करके पेड़ होता, पील लगती थी उस पर, उसको खाते थे बच्चे, उसके पेड़ थे। खेती बहुत होती थी यहाँ। और क्या है कि धीरे धीरे कॉलोनियाँ बनती चली गई, अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत हैं, रोहिणी भी बड़ा सेक्टर बन गए इसके, तो वो सब जंगल समाप्त हो गए। अभी दिल्ली में सरकार ने मैंने इस पर आर्टिकल लिखा था, सरकार ने 1250 से लेके 1600 रुपये फीस कर दी बंदर पकड़ने की। कॉलोनी में बंदर आ जाते हैं तो बंदर वाले बंदर पकड़ते हैं, एमसीडी के ट्रक में डालते हैं उनको, और वो उसको 2 जगह छोड़ते हैं दिल्ली में, एक सिंघू बॉर्डर पे और एक कुतुब मीनार के पास, आगे जंगल है। अब मैं कई बार देखता हूँ, सिंघू बॉर्डर से जाता हूँ जब मैं, वहां पेड़ कौन सा है? कीकर के पेड़ है। अब बंदर खाए क्या? वो 10-20 दिन में वापस आ जाता है, घूमता फिरता कॉलोनी में। तो परमानेंट समस्या है। तो मैंने उनसे कहा आप यहाँ, आपके यहाँ सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं, आज तो मैं देख नहीं पाया, सीधे आ गया। आप धीरे धीरे इन पेड़ों को अभी मत काटिए, पहले नए पौधे लगाइए, आम के, जामुन के, आप बड़का ही लगा लो, गूलर के लगा लो, बंदर को बढ़िया है, उन्हें कोई ना कोई फल खाना है, और सफेदे के पेड़ निकाल दो, तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है। पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जब हम पढ़ते थे तो आते थे वोटिंग के लिए, चुनाव में वोट लेने के लिए डूसू के, तो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। परंतु मुझे पता है, मेरे 1-2 विद्यार्थी भी मेरे से मिलने आए थे भी यहाँ पे, जो यहाँ पढ़ते हैं, तो बहुत कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं आप, जेई वगैरह की तैयारी करके फिर आप प्रवेश लेते हैं। आप मशीन थे, ठीक है ना, आपने आजकल तो 9वीं क्लास से कोचिंग शुरू हो जाती है ना, और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि सर ऐसा स्कूल बता दो कि जहां बच्चे को जाना ना पड़े, वो कोचिंग लेगा कोटा में या कहीं, और उसके अटेंडेंस लगती रहे। तो ये फर्जीवाड़ा भी चलता रहता है। मैंने कहा इसको बेसिक पढ़ाई तो आप पढ़ने नहीं दे रहे, तो क्या है, आपको मशीन बना दिया पेरेंट्स ने। और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनके आसपास के मित्र ऐसे हैं, तेरा बच्चा कहाँ कोचिंग ले रहा है। आजकल इंस्टीट्यूट की भी कैटेगरी है, इंस्टीट्यूट वाले भी उस्ताद हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और किसको देना है किसको नहीं देना है तय कर लेते हैं। तो आप पिछले 2 साल 4 साल मशीन बने रहे, अब ऐसे कार्यक्रम के द्वारा आपको सामाजिकता का एहसास कराया जा रहा है। सरकार की मानसिकता है कि आप मशीन से हटें, नहीं परिणाम क्या होगा, आप हायर एजुकेशन लेंगे, फिर यहां कंपनियां आएंगी, यहां मेला लगेगा, आपको पैकेज ऑफर किए जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे फाइनल में ही ज्वाइन कर लेते हैं। जो प्रोफेसर हैं उनकी बड़ी समस्या रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मेरे को मिलते हैं लोग, मैंने कहा क्या कर रही हो, पायल जी हमारे साथ रही हैं जो डायरेक्टर हैं, तो जो एक कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, उनको भाई साहब सीट तो 30 है, बीएससी में हम 60 करते हैं एडमिशन। मैं क्यों? बोले आधे बच्चे छोड़ देते हैं सेकेंडरी में, किसी का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, कोई बीडीएस चला गया, और फाइनल तक तो 15-20 बच्चे रह जाते हैं। तो ये फाइनल में प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे बच्चे कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। तो आप अच्छा पैकेज ले लेंगे या विदेश चले जाएंगे, फिर आप वापस मशीन बन जाएंगे, सुबह ऑफिस जाना, रात को लौटना, या ऑनलाइन भी काम आजकल चलता है।
तो आपको देश की चिंता कैसे होगी, इन नदियों तालाबों की चिंता कैसे होगी, इन पेड़ पौधों की चिंता कैसे होगी? आप उनसे अंतरंगता महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और परिणाम क्या हो रहा है कि बीटेक मैकेनिकल में करके विद्यार्थी जहां भी चला गया वो 1 घंटे हेल्पलाइन पर फोन करता रहता है गाड़ी का टायर पंचर हो जाने पर। उसने मैकेनिकल में किया है बीटेक, परंतु गाड़ी का टायर बदलना है इसलिए हेल्पलाइन पर फोन करता रहता है। तो हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता इन चीजों की है। दूसरा समस्या क्या है देश की? दुनिया के सामने 2 चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के सामने, एक आतंकवाद और दूसरा पर्यावरण में प्रदूषण। और देश के सामने 2 चैलेंजेस हैं, एक प्रदूषण और दूसरा भ्रष्टाचार। हमारे आप जैसे विद्यार्थी कल को जिस भी नौकरी में जाएंगे, आपके मन में कोई बात ही नहीं आती, आप साथ बैठ के खाना खाते हैं, ना जाति पूछते हैं ना धर्म पूछते हैं, मिलके खाते हैं एक साथ। ठीक है जी, कहीं आपके मन में कपट नहीं, छल नहीं। जहां आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, सिविल सर्विस में जाएं या आप कहीं और जाएंगे, कहां से भ्रष्टाचार आ जाता है? इस पर चिंता करने की बात है, क्योंकि हम ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सामाजिक संवेदनशीलता नहीं सीख पाते। क्योंकि आप कितने हैं? मुश्किल से 100 के आसपास संख्या होगी इस हॉल के अंदर। संस्थान में तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए इतना बड़ा हॉल इसीलिए लेगा कि ज्यादा बच्चे आए, परंतु बाकी चलो क्लासेज भी चल रही हैं, वर्किंग डे है। तो इस नाते से हम ये देखें कि हमारा जीवन किधर जा रहा है। मैं एक बात प्रिंसिपल्स की सेमिनार में कहता हूं कि मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके ऊपर कर्ज ही कर्ज है। कोई व्यक्ति खुद जन्म नहीं लिया, चाची, दादी, नाई, डॉक्टर, दाई इन्होंने हेल्प की, फिर उसको पालने पोसने में बुआ, चाची सबकी हेल्प हुई, फिर स्कूल छोड़ने में, कॉलेज छोड़ने में, कोर्स बताने में, शादी में भी बारात लेके जाएंगे, और कोई जाके शमशान घाट नहीं लेटा खुद। तब भी समाज चाहिए उसको, सोसाइटी चाहिए कि 4 लोग कम से कम उसको कंधा देने वाले हो। तो इस सामाजिक ऋण से उऋण होने का माध्यम क्या है? तो समाज सेवा ही है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो यहां जो इस संस्थान के विद्यार्थी बैठे हैं, कभी आपको शाहबाद डेरी, प्रहलादपुर, बवाना, नरेला आसपास गांव है, कभी जाके देखना चाहिए। दिल्ली में 450 गांव थे और प्रत्येक गांव की अपनी व्यवस्था थी। जिस समय भी हजारों साल पहले गांव की रचना की गई, मैं कई बार सोचता हूं, थोड़ा चिंतन ज्यादा रहता है मेरा, कि एक कम्युनिटी के लोग पूरे देश में हैं। अर्थात गांव में जिस हमने कर्म के आधार पर जातियां बनाई ना, भगवान ने जाति बनाई नहीं कि जो आदमी जो काम करता है, ठीक है, हमको शिक्षक बोलते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी आदमी गाड़ी चला रहा हो, चाहे कोई राजधानी एक्सप्रेस चला रहा है, चाहे कोई पैसेंजर ट्रेन चला रहा है, दोनों को ड्राइवर बोलेंगे। ठीक है ना जी? तो ऐसे पूरे देश की संरचना थी। हमारे गांव स्वावलंबी थे, सभी गांव, सारी व्यवस्थाएं उनकी खुद थी। तो प्रत्येक गांव में तालाब थे, पानी की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। उन तालाबों के ऊपर कब्जे हो गए, होते जा रहे हैं। तो कम से कम हम विचार करें, बीटेक के फाइनल के विद्यार्थी, एमटेक के विद्यार्थी हैं, कभी उनको अपने आसपास का सर्वे करना चाहिए गांव का। इस संस्थान के आसपास ही 4 साल पढ़ने वाले हैं आप, आगे एमटेक करेंगे और 2-3 साल पढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वो करें, 2-4 के ग्रुप में जाएं, फिर आके अपनी फैकल्टी से बात करें कि सर ये स्थिति है, हम कुछ करना चाहते हैं। तब कुछ होगा, शुरुआत वहां से होगी, क्योंकि 4 साल आप आने वाले हैं, हर समय आप पढ़ने वाले भी नहीं है, पीरियड खाली भी रहेंगे, बीच में कुछ और एक्टिविटी भी रहेंगी। तो अगर आपने 2-3 साल किसी एक विषय को उठा लिया, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके प्रति समाज की बड़ी जो है दृष्टि संस्कारित दृष्टि है, सम्मान से देखते हैं। क्योंकि बीटेक कर रहा है बच्चा, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आम विद्यार्थी के मुकाबले आपको, जैसे ह्यूमैनिटीज के बच्चे साइंस वालों को थोड़ा ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रति गांव में सम्मान है। जो यहां बहुत सारी स्लम कॉलोनियां बन गई हैं, ये बादलिया पास में सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, पीछे तक फैल गया, हैदरपुर के आसपास तक सारा, वहां की क्या समस्याएं हैं?
तो अगर वो उन समस्याओं को आप चॉकआउट कर लें और उस पर 2-3 साल काम करेंगे, अब तो सरकार ने इसकी ग्रेडिंग भी दे दी है, स्टार्टअप बहुत सारे शुरू हो गए हैं, तो वहां से हमारे जीवन में बदलाव शुरू होगा। जीवन वो नहीं जो हम देखते हैं, जीवन उससे अलग हटके है। दुनिया में किसी व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा, पर हम कुछ अलग हटके कर जाएंगे तो उस चीजों को बहुत लोग याद रखते हैं। और सबसे ज्यादा लाभ क्या होता है? जो हमारा आनंदमय कोष है, ठीक है, शरीर की जो हमारा बाह्य कोष दिखता है, अन्नमय कोष, तो उसकी तो पूर्ति भोजन से हो जाती है, परंतु जो आत्मा है उसकी खुराक है अच्छे काम करना, उसको उससे प्लीजेंट मिलता है। तो ऐसे हम कोई भी एक चीज विचार कर सकते हैं कि हमको ये करना। ऐसे बड़े बदलाव देश में हुए हैं, हो रहे हैं, बहुत सारे संस्थान लगे हैं। अतुल भाई जी ने उदाहरण दिया था हाथी पावा का। जब हमने वहां काम प्रारंभ किया झाबुआ में, तो वो बिल्कुल वीरान पहाड़ी थी, और आप मेरी पुस्तक में फोटो देखेंगे, वहां नर्सिंग के बच्चे 1-1 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने आते थे, पढ़ते किसी कॉलेज में थे। तो हमने उनको मोटिवेट किया, 1 घंटे चलो पहाड़ पे घूम के आएंगे, छोटी सी पहाड़ी है, कोई वहां पिकनिक स्पॉट है ही नहीं। तो बच्चों को हमने कहा, फिर सामान पड़ गया, तो 1 महीने रोजाना 1 घंटे सुबह आएंगे, तो पौधे लगाए और पानी नीचे से लाते थे, बाद में टैंकर की व्यवस्था करी। तो ऐसे करते करते वो पूरा अब वहां पर एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। तो ऐसे प्रयास वहां हुए हैं। आप कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जाएं, उसके योजनाकारों ने ऐसी रचना की है उस विश्वविद्यालय की कि पूरी 1 लाइन आम के पेड़ों की है, 1 लाइन जामुन के पेड़ों की है, से पूरे सैकड़ों पेड़ उसमें है। कभी मेरा जाना होता है, वहां रुकते हैं, तो हमको बाजार से आम नहीं खरीदने पड़ते। सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, इतने आम नीचे पड़े होते हैं। MNIT प्रयागराज है। तो ऐसे ही हम अपने आसपास का वातावरण कैसे सुधार सकते हैं, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि एक आम आदमी बात कहता है और एक विद्यार्थी कहता है या प्रोफेसर कहता है, तो उसमें समाज की सुनने की दृष्टि अलग होती है। तो हमारे जो तालाब आसपास के मर रहे हैं, एक बड़ी समस्या दुनिया में होने जा रही है। अभी आपने इंदौर की घटना सुनी, उसमें जो मर्जी दोषी हो, हमारा चर्चा का विषय वो भी नहीं है, पर जमीन का पानी पॉल्यूटेड कैसे हो गया, आप बच जाएंगे। इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई केमिकल की बादली में, कहां जा रहा है पानी? जो आप यहां बीटेक के विद्यार्थी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप विचार करें ना, कैसे बहुत कम खर्चे पर ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए कि जो जीन्स की पैंट रख रहा है या प्लेटिंग कर रहा है, निकल की कर रहा है, कॉपर की कर रहा है, वो जो पानी है, वेस्ट पानी, वो कैसे प्योर हो सकता है, कैसे साफ हो सकता है, कम से कम उसकी वैल्यूज जो है, जो नुकसानदायक है, वो कम हो सकती हैं अगर वो टेक्नोलॉजी हम बताते हैं। लोग सुनेंगे। यहां प्रोफेसर या वाइस चांसलर बुलाएं 50 इंडस्ट्री वालों को, कमिश्नर को फोन करें, आएंगे सारे यहां, और जो विद्यार्थियों ने रिसर्च करी है उनके सामने रखेंगे। तो जिस काम के 1 लाख रुपए लगते हैं, उसको जो 5 लाख में कराते हैं विद्यार्थी, 1 लाख में करेगा उस टेक्नोलॉजी को, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो अवेलेबल कराएंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं तो हालत क्या हो रही है। समरसिबल, ये दिल्ली के 3 बैंड हैं जमीन के, एक दक्षिणी दिल्ली है, ये जो अरावली रेंज है, इसका भी अभी किस्सा खूब चला था सुप्रीम कोर्ट में, ये गुजरात से शुरू होकर जमुना पे खत्म हो रही है, यहां इसके बाद अरावली नहीं है। ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी देखेंगे आप, तो जो मोंडा बोलते हैं तो पहाड़ी है, वैसे चली गई है पूरी रेंज गुड़गामा होते हुए। उधर पानी 400-500 फुट पे पहले से ही है, क्यों, पत्थर है नीचे। दूसरा अच्छा जहां मैं खड़ा हूं क्षेत्र, पीछे नरेला नजफगढ़ का, ये सारा मैदानी खेती का इलाका है। तीसरा, मैं सादरा रहता हूं, जब हम छोटे थे तो नलके वाला आता था, ऐसी पानी निकाल देता, 10 फुट पे पानी था। आज वहां भी 120-40 फुट पे पानी है, क्योंकि हम जमीन से पानी निकाले जा रहे हैं, वापस नहीं जा रहा। आप विद्यार्थियों को राइट है, अपने इस संस्थान में भी ये देखें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। बहुत सारे बच्चे वाटर लॉ पे भी पढ़ाई करते हैं। एक ने बताया था कि मैंने एमटेक में वाटर लिया था इस प्लेसन में। तो पानी सच में जा रहा है क्या? ये तालाबों की बात मैंने इसलिए की कि जो तालाब हैं ये लोगों ने बनाए, हमारे पूर्वजों ने तालाब, बावड़ी, कुएं बनवाए। पहले राजा महाराजा, सेठ, साहूकार काम करते थे और समाज भी मिलकर करता था। तो नदी और झीलें प्राकृतिक हैं, पर तालाब बनाए गए आवश्यकता के अनुसार,
और गांव में तालाब भी कई तरह के होते थे, पशुओं के लिए अलग है, मनुष्यों के लिए अलग है, और उसकी टेक्नोलॉजी थी। अनुपम मिश्रा की पुस्तक है अब भी खरे हैं तालाब, बहुत सुंदर पुस्तक है। कितनी उन्होंने विधाएं लिखी, कितने प्रकार के लोग उस टेक्नोलॉजी को जानते थे। तो सारा पानी बारिश में वहां आता था, इकट्ठा होता था। अभी क्या है, शहरों में तो नगर निगम आएगी, कचरा उठा के ले जाएगी। गांव में क्या है, गांव में क्या है कि वहां कुछ व्यवस्था नहीं है, तो सारा कचरा डालते हैं कहां, नदी में, झील में, तालाब में, जोहड़ में, या सड़क किनारे, या उसमें आग लगा देंगे। तो ये सारी हमारी सॉइल पोल्यूटेड होती जा रही है, हमारे वाटर सोर्सेज पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको काम करना चाहिए। आप छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से अपना इंडिविजुअल भी और ग्रुप के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जिस संस्थान से आप आए हैं, अलग अलग संस्थाओं से आए हैं, एक प्रयास करें, अपने आसपास जरा नजर दौड़ाएं उस क्षेत्र की, चाहे स्लम एरिया हो चाहे गांव हो, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है। किसी एक रिक्वायरमेंट पे आप काम करेंगे तो परिवर्तन होगा। चाहे आप अपने आसपास कोई स्कूल, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, उसको अडॉप्ट कर लें कि वहां वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे देखा जा सकता है, कैसे धीरे धीरे वो संस्थान जीरो कचरे पर आ सकता है। ये आप उनको गाइड करेंगे तो एक बहुत अच्छा काम होगा। कैसे हमारी वाटर बॉडी सुरक्षित रहेंगी, कैसे प्लांटेशन, कौन से पौधे लगाने हैं, इसकी समझ भी लोगों को नहीं है। अब ये पौधा मैं देख रहा था तो इस पर उन्होंने कुछ सफेद सफेद डाल रखा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा है कौन सी मिट्टी है या इस पर क्यों डाली गई है। ठीक है ना जी। तो ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए। ये कुछ पंफलेट मैं रखता हूं अपने पास, और ये हम सब शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी है। जो आपको बात अच्छी लगे उसको छाप के रखें, एक पर्चा किसी को दे दें, कोई छोटी पुस्तक दे दें, तो ऐसे करते रहना चाहिए। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारी संस्कृति सर्वे भद्राणी पश्यन्तु की रही है। हम सब अच्छा ही अच्छा देखना चाहते हैं, और हम एकांगी नहीं है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिने की बात की है। तो सर्वे भवन्तु सुखिने की बात कब होगी, जब सबका सामूहिक सहयोग होगा, उसके माध्यम से जो है परिवर्तन दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि हम कभी कभी वो चारवाक दर्शन पढ़ लेते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। तो ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, दुनिया इतनी नहीं है, दुनिया इससे बहुत आगे है। और जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जिसमें सेंस है, जिसमें संवेदनशीलता है। ठीक है ना। जो कोमा में चला गया, जिसको समझ ही नहीं है, ठीक है ना। एक छोटी सी पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, भगवान नाम, मैंने शायद 10-12 साल की उम्र में वो पढ़ी, बाद में कुछ समझी। तो उसमें यह कहा गया है कि छोटे बच्चे को गलती करने पर सजा नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है जी। परंतु हमको ज्ञान है और हम गलती कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आप इसके बाद भोजन करेंगे, लास्ट बात मेरे ध्यान में आ गई। अभी हमने चाय नाश्ता किया, जिस टेबल पर अतुल भाई जी हम बैठे थे, वहां किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, एक खाली प्लेट में वापस रख दिया। दूसरी प्लेट पे लोगों ने कोई पकौड़ी छोड़ी, कोई बिस्कुट छोड़े। तो उतना भोजन ले जितनी आवश्यकता है, उतना पानी ले जितनी आवश्यकता है, नहीं तो कितना वेस्ट करते हैं। और पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं। 4 बार लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक और बात कह देता हूं आपको, मैं आजकल मैं इस पर बहुत बात करता हूं। हम कुछ खाना खाते हैं, एक दोने में हमने हलवा लिया, मान लो अच्छा लगा, दोबारा लिया, 3 बार लिया, 3 दोने की आवश्यकता है क्या? उस दोने में क्या प्रॉब्लम आ गई? और हम कह रहे हैं कचरा बहुत हो रहा है। तो ये थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपना जीवन बनाएं, किस प्रकार से जाएं। पानी की 2 घूंट पिएंगे, बोतल छोड़ देंगे, वहीं साथ लेके जाओ या 7 बोतल रखो, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। तो बहुत मुश्किल काम तो मैं कहता भी नहीं किसी को, जो मैं ना कर सकूं फायदा क्या है। तो इसलिए छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से हम बदल सकते हैं। हमको बहुत लोग देखते हैं। मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, ये मेरे विद्यार्थियों के कारण से खड़ा हूं मैं। वो मुझे बहुत सारी बातें बताते थे, मैं उनको ठीक करता चला गया। तो इस प्रकार से हम स्वयं का जीवन बदलेंगे, अपने संस्थान को बदलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आदरणीय स्वामी सर का उनके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व, विश्वविद्यालयों की भूमिका तथा देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डाला। विशेष रूप में उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी को एक बड़ी समस्या बताया। उनके विचार निश्चय ही हमें आत्मचिंतन करने और शिक्षा को समाज से जोड़ने की दिशा में प्रेरित करते हैं।
वी नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। श्रोताओं से अनुरोध है कि वह अपने प्रश्न हमारे माननीय पैनल सदस्यों के समक्ष रखें। समय की कमी के कारण हम 2 या 3 प्रश्न ही ले पाएंगे। Yes, I understand. Finance is a big problem, and gardening, facility and gardening, financial resources is a really tough task. But for that, you need to touch the heart of the people. You have to grow and develop convincing ability. I mean, like in the last 4.5 years, I might have managed not less than say 20 CR from donations and all that, maybe less, between 15 to 20, because there are many things going on and on and on. So some senior people, some influencers, these are the social media days. So you can create some Insta post and donate 1 rupee, donate 5 rupee. People will start donating it, right? You can connect. See, donating a big chunk is a problem, right? Asking 1 crore rupee from a person will be a problem. Asking 1 rupee from 1 crore people, they will immediately donate it, right? So there may be many models and many kind of modalities from which you can garner the support. So it takes, we need to sit and work upon that, take the support of people who had been doing some social work and managing money in that way. So that will help you a lot. But you start from the scratch, don't worry. Even if money is not there, then also you can carry it on. Time and money, these two are the resources. Either you ask for the time or you ask for the money. So once people are coming together, they will be putting their minds together and they'll be thinking about that, and they can bring a lot of changes to your NGO. So don't lose your hope. Right now I can't give you a ready-made solution, but of course there is a solution. When we sit together, we can find out different modes how we can manage. Everything is possible. The moment I went there, I started from scratch. There was nothing as such. But now there's many more things, and they are happening like anything. People find themselves crazy about it, how it's happening. It's happening, I tell you. These are the reality. It's not something I'm talking bookish thing or something ideological or some very dreamy things. No, these are not dreams. These are reality. So once you have to be after that. So that will be possible. I'm not making any false promises to you. Thank you very much. When you talk about raising funds and expenditure, how do you maintain a transparency? Because we generally face trust issues. Yeah, there are many things, right? Like the money what we receive for Sudama Yojana or any Yojana, there is a dedicated account for that. The checks come in the name of registrar, and there are earmark accounts for them, right? So that's not a problem at all. And they can donate things. Always it is not needed to transfer the money. Like somebody, donated good, platters for their canteen. Somebody donated a fridge. Somebody donated rice. So that is also possible. So, and I tell you one thing. If there is a 0.001% integrity problem, this will not survive for so long. But it's happening. If anybody feels that there is a trust issue, it will immediately collapse. So longevity and sustainability has a very basic ingredient, that is integrity. So if it is not there, you cannot run it. So हमें यहीं से शुरू करना पड़ता है. गंगा ऊपर से बहती है, यथा राजा तथा प्रजा, यथा शिक्षक तथा विद्यार्थी, यथा ट्रस्टी तथा आपका काम. ये आप मान के चलिए. अगर आपके अंदर जरा सी भी बेईमानी आई किसी भी चीज में, रिश्तों में मान लीजिए, रिश्ते क्यों टूटते हैं? बेईमानी शुरू होती है. तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है. मैं कहीं से कोई स्कीम सीख के नहीं आता. आज एनपी में हमारा बच्चा, आपको मैं बताऊं, लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज कितना गया? कैन यू बिलीव इट? 55 लाख. मुझे पता नहीं यहां का हाईएस्ट पैकेज क्या है, करोड़ों में जाता होगा, आई डोंट नो. मगर 55 लाख रुपया छत्तीसगढ़ के ट्राइबल स्टेट में
हमने हमारे कुछ बच्चों ने स्टार्टअप, हमारे करीब इस समय 43 स्टार्टअप है, हमारे कुछ बच्चों ने एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाई और उसकी आपको पता है ई बाइक्स थोड़ी महंगी होती हैं, वह उसकी प्राइस ही उन्होंने रखी 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच में। 15 अप्रैल को हमने लॉन्च किया, एक हफ्ते के अंदर 350 बाइक का ऑर्डर मिल गया। 250 बाइक तो भिवंडी थाने से आ गया ऑर्डर, और अभी हमने पूछा तो उन्होंने कहा 1,500 बाइक का ऑर्डर पेंडिंग है। उसमें से काफी सारी बाइक उनको अफ्रीका भेज दी हैं, कुछ बाइक मिडिल ईस्ट से आई हुए, कुछ बाइक साउथ ईस्ट से, तो कहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर का स्टार्टअप है, बच्चा सालाना 9 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है लगभग। तो ये चीजें शुरू होती है। आप हमारे यहां हमने कहीं आसमान से चीजें नहीं लाई, शुरू की, स्क्रैच से शुरू की, एकदम साफ सफाई, कंकड़ पत्थर सब हटाया और कहा यहां से हम इमारत बनानी शुरू करते हैं। आज काफी बड़ी हो गई। ट्रस्ट बेसिक चीज है। आप कोई भी काम करिए ईमानदारी से। क्या कि सर नहीं कहा, वो ईमानदारी से पढ़ा और जुलाहा का किस्सा सर ने बताया, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। तो हमारी समस्या जो हमारी नीयत की है, हमारी दानत की है, उसमें हमें सोचना पड़ेगा। हम आए हैं सेमिनार अटेंड करने के लिए, बिजी हैं फोन पे, तो छोड़ दीजिए, सेमिनार अटेंड मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, किसी ने जबरदस्ती बिठा के रखा हुआ है। तो काम यहां करिए। अगर आपको मान लीजिए काम नहीं करना है, जिस काम में मन लगे उस काम को करिए, सीधी सी बात है। और जिस काम में मन लगे ना लगे उसको कभी मत करिए। यहां यही ईमानदारी है, सीधी सी बात है। तो हमने अपने मन से कुछ काम शुरू किए, वो काम बढ़िया चल रहे, बहुत बढ़िया चल। आपको मैं बताऊं, एक सरस्वती मुक्ताकाश मंच है हमारे यहां, अभी बना नहीं है, फाइनल शेप में नहीं है। अब मंदिर, जैसे आपने कहा ट्रस्ट इश्यू, अब वो मंदिर है, उसी के साथ में वो ओपन थिएटर है जहां पे बच्चे अपना परफॉर्म करेंगे। अब उसका पैसा जो आया, किसी ने पत्थर दान दे दिए, किसी ने कुछ दान दे दिया, वो सारा कुछ हो गया। अब देखिए मैडम पीछे आ गई, वो कह रही कि अब खाने के बीच में आप ज्यादा देर मत खड़ी रहिए। तो मैं आप लोगों को जितने 2-3 बातों मैंने बहुत सारी बातें बता दी। थैंक यू सो मच। I request Honorable Vice Chancellor Sir to kindly felicitate Shri Sanjay Swami ji. Thank you sir. अब हम हमारे सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं वे भोजन की ओर प्रस्थान करें। कृपया 3 बजे दोपहर से पूर्व इस कॉन्फ्रेंस में पुनः शामिल होने का प्रयास करें। After the lunch break, session 1 and session 2 will be conducted in Pragyan Hall and Vigyan Hall respectively. The halls are on 2nd floor of admin building. All participants are requested to kindly go through the schedule and ensure their timely presence in the respective halls allotted for their presentations. Thank you.